एवरीवन, दिस इज मी मोना परमार एंड वेलकम टू भोपाल एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे विद गुड हेल्थ एंड गुड स्पिरिट। तो आज इसी गुड स्पिरिट के साथ हम एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो है यूजीसी नेट लॉ का। और मैं यहाँ पे आपका पेपर 2 कवर करवाऊंगी जो है लॉ। तो आज हम अपनी पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं जो है फैमिली लॉ, जो यूनिट नंबर 6 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने यूनिट नंबर 6 क्यों उठा लिया बीच में से। देखो, मेरा ये मानना है, जब भी आप कोई न्यू चीज स्टार्ट करते हैं, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे यूजीसी नेट उनके लिए पहली बार होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, अनफेमिलियर है वो एग्जाम के पैटर्न से। तो मेरा ये मानना है जितनी बार मतलब जब भी आप कोई न्यू चीज स्टार्ट करें ना, तो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाए। अब मैं ये बोल रही हूँ कि फैमिली लॉ क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बाकी जो 9 यूनिट बच रही है क्या वो बोरिंग है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग है। पर जो यूजीसी जो ये फैमिली लॉ है ना, ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिससे एक पर्सन कनेक्ट कर लेता है, इजीली कनेक्ट कर लेता है। क्योंकि फैमिली लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, जो आसपास हमारे चीजें हो रही है, फैमिली, क्योंकि फैमिली सबकी होती है। अब कोई मुझे ये मत बोलना कि मैम सबकी नहीं होती, ठीक है? तो अगर नहीं भी होती तो हमने आसपास फैमिली का एटमॉस्फेयर तो देखा ही है ना, क्या कल्चर होता है ये सब। तो यही सब हमें फैमिली लॉ में पढ़ना है। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी हम कोई स्टडी मतलब कोई भी यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो मेरी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी पढ़ाने की, कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, तो वो मेरा ये रहेगा कि पहले हम सिलेबस एनालाइज कर लेंगे कि वो पेपर में क्या सिलेबस यूजीसी प्रोवाइड कर रहा है हमें। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि सिलेबस ये हमारे सामने लिखा हुआ है फैमिली लॉ का सिलेबस, ऐसा मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ स्मार्ट वर्क करने बैठे हैं, हार्ड वर्क करने नहीं बैठे। देखो, पढ़ाई सब करते हैं, प्रिपरेशन सब करते हैं, कोई भी बिना पढ़े एग्जाम देने नहीं जाता। बट होता कितने लोगों का है? कुछ लोगों का। तो हमें उस कुछ लोगों में आना है, क्योंकि सब स्मार्ट वर्क करके जाते हैं। और स्मार्ट वर्क मैंने आपके लिए कर दिया है, मैं आपके लिए एनालाइज कर दूंगी पूरा सिलेबस कि हमें इस पॉइंट पे या इस टॉपिक पे ज्यादा अपनी एनर्जी पुट ऑन करनी है एज कम्पेयर टू 10 की 10 टॉपिक पे। ठीक है, तो एक बार हम सिलेबस एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम अपनी आज यूनिट स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, ये सिलेबस सामने लिखा हुआ है। पहला है सोर्स एंड स्कूल ऑफ लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये डिवोर्स, थ्योरीज ऑफ डिवोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंस्टीट्यूशन, मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप। अब इससे इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जितना मैंने एनालाइज किया है। तो ये पुराने प्रीवियस ईयर में कि इससे सिर्फ केस लॉज वगैरह पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे सब, पर हम किस चीज पर ज्यादा एनर्जी पुट ऑन करेंगे, इसलिए हम सिलेबस एनालाइज करें। ये हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अडॉप्शन, गार्डियनशिप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप देखो, ये आपको कुछ 9-10 टॉपिक दिख रहे हैं, विल, गिफ्ट एंड वर्क और यूसीसी। तो ये दो टॉपिक आपने 6 महीने में पिछली बार कितनी बार न्यूज में सुने होंगे? आई होप सबने ही सुना होगा। वक्फ के बारे में तो सबने ही सुना होगा कि वक्फ कितना चर्चित टॉपिक है, कितना डिबेटेबल टॉपिक है अभी के सिनारियो में। तो सोचो ना, जो इतने टाइम से चला रहा है, 6 महीने से, तो यूजीसी के जो पेपर बना रहे हैं उनने भी तो वो चीज न्यूज में सुनी होगी ना। तो ये हर पेपर का एक स्ट्रेटेजी रहती है कि यार करंट अफेयर को हमें स्टैटिक नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि जो करंट अफेयर चीजें चल रही है उसको आप स्टैटिक नॉलेज से मिला के क्वेश्चन पूछ लो। करंट अफेयर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन कंबाइन करके पूछ सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो आप लोग ने सिलेबस एनालाइज करके, यही एक बेनिफिट होता है सिलेबस एनालाइज करने का। तो हम चीजें क्या इजीली बाइफरगेट कर पाते हैं कि हमें इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ज्यादा ध्यान देना है मतलब इन टॉपिक को हम बिना छोड़े जा ही नहीं सकते, हमें इसको पढ़ के ही जाना एग्जाम में। ये मैंने आपको एक चीज बताई कि फैमिली लॉ मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दूसरा, ये एक बहुत ज्यादा वेटेज होल्ड करता है यूजीसी नेट के पेपर में, कि मतलब इससे हर साल 9 या 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। मतलब आप सोचो, 9-10 क्वेश्चन किसी एग्जाम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या यूनिट से पूछे जा रहे हैं, तो मतलब वो कवर करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले इसको ही कवर कर लेते तो ऑलमोस्ट 10% सिलेबस तो अपना कवर ही कर लेंगे। ठीक है, तो देख लिया आप लोग ने, सिलेबस समझ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फैमिली लॉ पहली यूनिट से। तो हमारा लेक्चर 1 क्या दिखा रहा है? इंट्रोडक्शन टू फैमिली लॉ, कि फैमिली लॉ क्या है
और आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें, इंट्रोडक्शन टू फैमिली लॉ में हम सोर्स, लेजिस्लेशन एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फैमिली लॉ का क्या होता है। तो फैमिली से हम क्या समझते हैं, आसपास फैमिली के, सोचो फैमिली से क्या आता है, हमारे दिमाग में हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, और जो मैरिड है उनके दिमाग में उनके हस्बैंड आ रहे हैं, वाइफ आ रही है। दूसरा, जो जिनके बेबीज वगैरह तो उनके दिमाग में उनके चिल्ड्रंस आ रहे हैं। यही फैमिली होती है, इन्हीं लोगों से मिलके फैमिली बनती है। ठीक है, बहुत न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, ज्वाइंट फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है। मैं बेसिक बता रही हूँ कि जिससे आप कनेक्ट कर पाए इजीली। तो ये हमारी फैमिली का सिनारियो है। अब सोचो, ये पेरेंट्स है, बच्चे, किसी तरह ये रिलेशन बना है, तो इसको कैसे कैसे कुछ तो गवर्न हो रहा होगा। तो जो हमारा ये मैरिज है, अब दो लोगों की शादी हुई, ठीक है, तो उसको गवर्न करना कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि आज मैरिज करके कल जाके बोल दे कि अरे मेरा तो इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। तो दो लोगों के साथ कितना अन्याय होगा ना, कि यार मेरे तो राइट ही चले गए, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ दे दी इसको, और फिर यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि हमारी तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये सब चीजें गवर्न करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने ये फैमिली लॉ जैसा कॉन्सेप्ट लेके आए। ठीक है, वही एडॉप्शन वाला इंपॉर्टेंट कितना है कि अगर आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो आप ऐसे ही ना छोड़ दे उसको। ठीक है, उसका पूरा टेक केयर करना, अगर आप लेके आए हैं किसी बच्चे को तो आपको उसका ध्यान रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम ये सब चीजें गवर्न करती है गवर्नमेंट की, यार किसी के पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोई अन्याय ना हो, इसलिए हम फैमिली लॉ पढ़ रहे हैं। तो हम समझते हैं इंट्रोडक्शन टू फैमिली लॉ में। मैंने बताया आपको कि फैमिली में क्या क्या आ जाएगा, मैरिज आ जाएगी, डिवोर्स डिवोर्स आ जाएगा। आपको एक चीज बताऊं, डिवोर्स जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे हिंदू लॉ में। डिवोर्स जैसा ऐसा कोई कि हमारे सात जन्मों का बंधन बताया जाता है मैरिज को, और उसको बीच में ब्रेक कोई नहीं करता। पर जब ब्रिटिशर्स आए तो ये डिवोर्स जैसा कॉन्सेप्ट भी हमारे इंडिया में आया, क्योंकि सोसाइटी चेंज हुई, चीजें समझ आई कि यार किसी की शादी नहीं चल रही है तो दोबारा से हमें मतलब उसको एक बंधन में बांध के नहीं रखना है ना, हमें उसको थोड़ा लिबरेशन देने, मतलब आजादी देने का भी तो राइट है, हर इंसान के पास उसकी लाइफ जीने का अधिकार है। तो आप उसको बोल दो कि यार तुम लोग की तो शादी हो गई, अब तुमको ऐसे ही रहना, तुम लड़ो कैसे भी रहो, बस रहो। तो ये मेरे अकॉर्डिंग भी देखो गलत है, आप किसी की आजादी नहीं छीन सकते। तो डिवोर्स जैसा कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है। एडॉप्शन की, किसी के मान लो कोई इनफर्टाइल है, कोई कपल, तो अब उनको राइट नहीं है क्या बेबीज लेने का, या बेबीज को अपनी फैमिली आगे बढ़ाने का। तो वहां से अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट आया, कि पहले क्या बोलते थे, आपने भी अपने घर में सुना होगा, हमारा खून हमारा खून। तो जरूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन से ही आप अपनी फैमिली आगे बढ़ा लो, तो उन्होंने अडॉप्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। याद है प्रीवियस ब्रिटिशर के टाइम, अगर देखा जाए तो आजादी के टाइम रानी लक्ष्मीबाई ने भी जो सन अडॉप्ट ही किया था ना, वो उनका खुद का ब्लड रिलेशन वाला सन तो था नहीं। तो ये अडॉप्शन वाला कॉन्सेप्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है विद चेंजिंग सोसाइटी। तो ये सब चीजें गवर्न कर रहे हैं। अब मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि जो फैमिली लॉ है ना, जैसे हमारा क्रिमिनल लॉ होता था, क्रिमिनल लॉ ऑल ओवर इंडिया एक जैसा है। मतलब ये हिंदू के लिए भी एक जैसा है, मुस्लिम के लिए भी एक जैसा है, पारसी के लिए भी एक जैसा है, और क्रिश्चियन, यही चार कम्युनिटी हमारे इंडिया में रहती है। इसके अलावा तो शायद होंगी तो थोड़ी बहुत होंगी, पर अगर हम ओवरऑल देखे जाए तो हिंदू, मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियन यही ज्यादा रहते हैं। तो अब क्या है, क्रिमिनल लॉ लगाने जाएंगे ना हम, तो इन सबके लिए एक जैसा है। पर अगर हम आते हैं फैमिली लॉ के ऊपर, तो फैमिली लॉ सबके लिए एक जैसा नहीं है। क्यों? मुस्लिम के बिलीव्स अलग है, मुस्लिम्स की आइडियोलॉजीज अलग है, उनके भगवान अलग है, उनके कस्टम्स अलग है। तो वो चाहते हैं ना कि वो अपने अकॉर्डिंग हर चीज फॉलो करे। अरे उनके इधर शादी अलग तरीके से होती है, हमारे इधर उनके इधर निकाह होता है, हमारे इधर शादी होती है। तो ऐसा है कि हर कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट अलग है, तो हर कम्युनिटी के ऊपर एक जैसा लॉ नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमारे इंडिया में जो है ना, हिंदूज के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है, और बाकी कम्युनिटीज के लिए अलग लॉ है। तो हम समझते हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन से लॉ है फैमिली लॉ में, मतलब कितने टाइप के लॉ आते हैं। हिंदू, हिंदू में कौन कौन आता है? हिंदू में चार कम्युनिटी आती है, बुद्धिस्ट, जैन, सिख और हिंदूज। ये हम पता है हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है,
तो ये अपन जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो फिर से हम पढ़ेंगे कि हिंदूज में कौन कौन काउंट होता है। तो जो ये 4 कम्युनिटीज हैं इन पे हिंदू लॉ अप्लाई हो गया। वही अगर देखा जाए मुस्लिम, तो जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो अल्लाह को मानते हैं, उन पे मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। वही जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, चर्च अथॉरिटी को वो डोमेन मानते हैं, मतलब चर्च को वो अथॉरिटी देते हैं, तो वो लोग उनके ऊपर क्रिश्चियन लॉ अप्लाई होगा। वही ऐसे ही पारसी लॉ है। वही अब ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, ये किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। इसका ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, तो मैं इसको आपको समझाती हूँ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू लड़का है, वही एक मुस्लिम लड़की है, ठीक है। अब हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की है, इन दोनों ने शादी कर ली। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे किसका लॉ अप्लाई होगा, हिंदू का अप्लाई होगा या मुस्लिम का अप्लाई होगा? कुछ लोग होंगे जो यहाँ मेल डोमिनेंट बैठे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं मैम, हिंदू का अप्लाई होगा क्योंकि लड़का हिंदू है। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अभी करंट टाइम में दोनों को इक्वल राइट दिए जाते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम अगर दो पर्टिकुलर पर्सन की शादी हो जाती है, तो वह हम ना हिंदू लॉ लगाते हैं ना मुस्लिम लॉ लगाते हैं, वह हम स्पेशल मैरिज एक्ट लगाते हैं। मतलब उनकी जो मैरिज है वो स्पेशल मैरिज एक्ट से गवर्न होगी। क्यों? देखो यहाँ पे लिखा है, अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है या इंटर रिलीजियस मैरिज करता है, तो यहाँ पे ये जो लॉ है यहाँ पे आएगा कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो ना मुस्लिम्स और हिंदू में, कि यार हमारे लॉ क्यों अप्लाई हो रहा है और इनके क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया। किसके लिए? इंटरकास्ट मैरिज के लिए और इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए। तो इतना समझ आया कि फैमिली लॉ में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें मेजरली हमारे एग्जाम के लिए हमें हिंदू लॉ पढ़ना है और मुस्लिम लॉ पढ़ना है, और थोड़ा बहुत हम स्पेशल मैरिज एक्ट देखेंगे। बाकी क्रिश्चियन लॉ और पारसी लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इतना आप सब नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि जितनी चीजें आप नोट डाउन करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये सब चीजें याद रखनी है। अब एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको कि हिंदू में कौन कौन सी 4 कम्युनिटी दे देंगे और इसमें से बताइए कि कौन सी कम्युनिटी नहीं आती है हिंदू में। तो आपको याद होना चाहिए कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये 4 कम्युनिटी है जो हिंदूज में काउंट होती है। ठीक है, अब इतना समझ आया? हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले, आगे मूव ऑन करें। अब क्या दिख रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू लॉ। अभी हमने इतने 4 या 5 टाइप के हिंदू मतलब फैमिली लॉज देखे, तो हम आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू लॉ से। तो आज हम हिंदू लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसके सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या स्कूल्स थे हिंदू लॉ के उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ कहाँ से आया है? ठीक है, हिंदू लॉ का बेसिस क्या है? तो जो हिंदू लॉ है ना, उसका पूरा बेसिस एक धर्म से है, मतलब धर्म ही हमारा लॉ है। हर चीज को धर्म गवर्न करता है। एक इंडिविजुअल्स का अगर कोई बर्थ होता है और बर्थ से लेके डेथ तक उसका कोड ऑफ कंडक्ट, उसका रहने का तरीका सोसाइटी में, उसका धर्म कवर करता है। धर्म ही उस चीज को पूरा गवर्न करता है। ये दिख रहा है यहाँ पे धर्म। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने बचपन से सुना होगा, आप सबने सुना होगा कि हम जब छोटे थे, हमारी मम्मी या हमारे पेरेंट्स हमें ये कहते थे ये नहीं करना है, ये गलत है। या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें बता देते अरे ये तो बहुत गलत चीज है, ये मत करो, ये करो, ये अच्छी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें बचपन से सिखाया गया है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, वही हमें ये चीज सिखाई गई है कि दान करो, दान करना बहुत अच्छी बात है, पुण्य मिलेगा इससे आपको। ये आपका कर्मा है कि अगर आप अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन दान करते हो तो ये आपका कर्मा, आपका अच्छा कर्मा हो रहा है। कर्मा वाली चीज, धर्म वाली चीज, ये हम बचपन से सुनते आ रहे, और यही हमारा बेसिस है लॉ का। हमारा लॉ इसी पे बना है कि कोई इंडिविजुअल का कंडक्ट है कि चोरी ना करे, ठीक है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखे, या कोई पेरेंट्स का कर्तव्य है कि अपने बच्चों का ध्यान रखे। वही पुराने टाइम में जो हमारे किंग और राजा लोग होते थे, तो वो लोग भी ऐसे ही अपनी प्रोविंस को गवर्न करते थे, अपनी प्रजा को ऐसे ही गवर्न करते थे कि वो धर्म के से ही बाइंड थे। उनका जो काम था धर्म के आसपास ही घूमता था, ना किंग कोई धर्म के ऊपर आता था। किंग का मन करे कि आज इसको फांसी पर चढ़ा दो, ऐसा नहीं होता था। किंग हर चीज में बाइंड था धर्म के, उसका कर्म था, उसका काम था कि हमारी प्रजा की रक्षा करनी है और सही तरीके से करनी है, कुछ गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना है, ना प्रजा को होने देना है। तो यही हमारे किंग का काम था। और किंग पूरा क्या था? बाइंड था। किंग धर्म से नीचे ही आता था, धर्म से ऊपर नहीं चला जाता था। ठीक है,
इतना समझ आया कि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को किंग कैसे काम करता था पुराने टाइम में, सबको गवर्न करने वाला एक ही कॉन्सेप्ट था, वो था धर्म। तो धर्म से ही हमारे आगे के टेक्स्ट आए, हम लॉ बना, सारी चीजें, हमारा हिंदू लोग मोस्ट ऑफ द चीजें धर्म पे, क्योंकि यार मॉरली क्या गलत है, ये मॉरली सही है या गलत है, हमारा क्या कंडक्ट है टूवर्ड द सोसाइटी, हमारा क्या कंडक्ट है टूवर्ड्स अवर पेरेंट्स, यही हमारा धर्म है। ठीक है, ये समझ आया हिंदू लॉ का बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, समझ आया कि बेस क्या है हिंदू लॉ का, तो वो है धर्म, हमारा काम। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। हमने बेसिस समझा हिंदू लॉ का कि उसका बेस क्या होता है, अब हम समझेंगे कि सोर्स क्या होते हैं। हिंदू लॉ आया कहाँ से? सोर्स मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, आज अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आया आपके पास? इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ था? नहीं, यूएस से आया है। ठीक है, तो हर चीज का सोर्स है। तो वैसे ही हम जानना चाहेंगे कि आज हम जो लॉज देख रहे हैं, जो लेजिस्लेशन देख रहे हैं, वो आए कैसे? कहीं ना कहीं तो वो स्टार्ट हुए होंगे ना, कहीं ना कहीं उसकी बात पहले हुई होगी, तभी वो आज इतना इवॉल्व हो के आज हमें दिख रहे हैं। तो वही सोर्स होता है कि कहाँ से वो चीज, पर्टिकुलर चीज आई है। तो जो हमारा हिंदू लॉ है ना, उसके दो सोर्स में डिवाइड किया है हमने, उनके जो सोर्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है एंशियंट सोर्स, पुराने टाइम वाला, और एक होता है मॉडर्न सोर्स। तो ये एंशियंट सोर्स है ना, उसको हमने चार टाइप में डिवाइड किया है। चार तो कौन कौन सा टाइप है? पहला हमारा आता है श्रुति। श्रुति, श्रुति में हम वेदास, उपनिषद, ये हमारे बहुत इनिशियल टेक्स्ट है और बहुत सेक्रेट टेक्स्ट माने जाते हैं। इन्हीं से हमारे सारे कॉन्सेप्ट डिराइव हुए कि कैसे क्या पूजा करनी है, कैसे क्या कोई रिचुअल परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें हमें ये वेदास, उपनिषद वगैरह इन सब में दी है। फिर सेकंड आता है हमारा स्मृति। स्मृति मतलब श्रुति को तोड़ के क्या बना? स्मृति बना। मतलब जैसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया और जितना लोगों को याद रहा, उनने उसको अपनी स्मृति में, स्मरण जितना रहा उतनी चीजें उनने पब्लिक को पास ऑन करी और वही हमारा लॉ बना। फिर उसके बाद बना, स्मृति के बाद हमारा बना कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। मतलब कंपाइल वर्जन लिखा गया सारी स्मृति का, और कंपाइल वर्जन हमें प्रोवाइड किया गया, पब्लिक को दिया गया कि ऐसे हमारी सोसाइटी गवर्न होगी। फिर हमारा फोर्थ आता है कस्टम। जहां ये तीनों कुछ बात नहीं करते हैं तो फिर कस्टम आ जाता है कि पर्टिकुलर प्रैक्टिस क्या फॉलो की जा रही है और कितने टाइम से फॉलो, अगर ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है तो वही हम उसे लॉ मान लेते हैं कि ऐसा ही चला जाएगा। फिर हमारा आता है सेकेंड सोर्स, जिसे हम मॉडर्न सोर्स कहते हैं। तो उसमें भी तीन टाइप के सोर्सेस हैं, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो इसमें क्या होता है, जब कहा कोई ऐसा एक ब्लैक एरिया रहता है जहां कोई बात नहीं की गई है, जहां कोई लॉ नहीं है, जहां कोई कस्टम नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, कोई वेदास में वो बात नहीं की गई है, तो वहां पे क्या होता है, हम जस्टिस, न्याय को देख के, इक्विटी को देख के कि क्या इक्वालिटी के लिए सही है दोनों पार्टी के लिए, क्या फेयर है, क्या रीजनेबल है, वो सारी चीजें देख के हम जजमेंट दे देते हैं। तो ये जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस में आ जाता है। फिर हमारा आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है कि अगर कोई जज ने कोई जजमेंट दिया है किसी पर्टिकुलर चीज पे, जहां ये सब में कहीं बात नहीं की गई है, तो उस पर्टिकुलर जजमेंट को ही हम सोर्स मान लेते हैं, क्योंकि अगर पर्टिकुलर केस और ऐसा ही सिनारियो आने वाले टाइम में अगर आता है तो हम यही वाला जो जजमेंट है ना उस पर अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे लिए एक सोर्स नहीं हो गया, क्योंकि अरे वैसे ही सेम सिनारियो था, हमने एनालॉजी बनाई और वहां अप्लाई कर दिया, तो इसको भी हम सोर्स कंसिडर करते हैं। वही थर्ड इम्पोर्टेंस सोर्स, ये सब तो आप जानते ही है, लेजिस्लेशन, इसे को तो सब, ये तो सब पता है कि यार ये तो हमारा सोर्स माना जाता है कि एक्स बेयर एक्स, ये सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। ये भी हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस पे, अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सोर्स एक बार देख लो याद से कि दो टाइप के सोर्स होते हैं, एंशियंट होता है, मॉडर्न होता है। एंशियंट में चार सोर्स होते हैं, वही मॉडर्न में हमारे तीन सोर्स होते हैं। तो एंशियंट में हमारे चार सोर्स होते हैं, श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, और फोर्थ होता है कस्टम। वही हमारा जो फिफ्थ सोर्स, मतलब जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ सोर्स है, वो है मॉडर्न सोर्स। तो मॉडर्न सोर्स में हमारा कौन कौन सा चले जाता है? जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस, लेजिस्लेशन और जुडिशियल प्रेसिडेंट। याद रख लो, अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं खुद पूछूंगी कि क्या क्या थे। दिख रहा है ये एंशियंट सोर्स। पहला सोर्स हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला सोर्स कौन सा पढ़ा था? श्रुति। क्या दिख रहा है यहाँ पे? व्हाट इज हर्ट? श्रुति जो है
वो श्रु वर्ड से डिराइव हुआ है। श्रुति जो है श्रु वर्ड से डिराइव हुआ है। देखो इस स्लाइड को एक बार पढ़ो। श्रुति जो है श्रु वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सुनना, टू हियर। तो श्रुति जो है हम इसे मानते हैं वेरी सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ द गॉड, क्योंकि ये वेरी वर्ड्स और ये गॉड के खुद के वर्ड्स हैं जो सेंट्स ने, ऋषियों ने फॉलो करे थे। तो ये बहुत प्राइमरी सोर्स है हमारे लिए, ठीक है। और ये बहुत डिवाइन भी है, क्योंकि गॉड के खुद के वर्ड्स है, गॉड ने हमें बताया कि ऐसा करना है और ये चीज गलत है या ये चीज सही है। आप इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, ये एंशिएंट सोर्स को बहुत मतलब इजीली कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि अगर ये रटने बैठे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। रामायण और कृष्णा के टाइम से कनेक्ट किए कि राम जी ने हमें क्या क्या बताया कि ये चीज सही है, ये पाथ सही है, ये पाथ गलत है। रावण जिस पाथ पे चल रहा था वो हमारे लिए गलत था, वो चीज हमने वहां से सीखी ना। और राम जी जिस पाथ पे चल रहे थे वो सही थी। कृष्णा जी ने गीता में क्या बताया है, धर्म के बारे में बताया। जो श्रुति है ना उसका बेसिस भी धर्म ही है कि हमारा कर्म क्या है, हमारा काम क्या है, क्या हमारा काम है सही चीज को सही बोलना, गलत चीज को गलत बोलना। तो यही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है इसका श्रुति का, कि भगवान ने हमें क्या बताया, गॉड ने हमें क्या चीजें सिखाई, वही चीजें उनके वर्ड्स को ऋषियों ने पब्लिक तक पहुंचाया कि नहीं भगवान ये कहते थे ये चीज सही है और ये चीज गलत है। तो यही हमारी श्रुति है। अब श्रुति में हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेद्स होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है ना वो सबसे बड़ा वेद माना जाता है। इसमें हाइम्स और नेचुरल फोर्स के बारे में बताया, मतलब भजन्स वगैरह बताया कि कैसे एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होगा सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का कैसे लाइफ में वो जिएगा, क्या उसका आचरण होगा, ये सब चीजें ऋग्वेद में बताई है। वही यजुर्वेद में क्या बताया है, यजुर्वेद में रिचुअल्स बताए हैं, सेरेमनीज बताई है कि कैसे पर्टिकुलर चीज कोई फॉलो होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में हमें ये बताया गया है ना कि यार ये कि एक पर्टिकुलर पर्सन के मरने के बाद उसके जो फैमिली एल्डेस्ट सन होता है उसकी फैमिली का, वो ये रिचुअल्स परफॉर्म करेगा। कैसे परफॉर्म करेगा, वो सब चीजें हमें कहीं ना कहीं तो लिखी होगी जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें यजुर्वेद में बताई गई है कि कैसे पर्टिकुलर चीज परफॉर्म होगी, कैसे कोई यज्ञ परफॉर्म होगा, कैसे कोई पूजा परफॉर्म होगी। वही सामवेद्स में भी यही भजन वगैरह ये सब बताए गए हैं। ये इनिशियली ना ये 3 वेद्स ही थे हमारी मतलब हिंदूज में। फिर बाद में ही अथर्ववेद आया। अथर्ववेद में क्या बताया है, मैजिक्स के बारे में बताया है कि कैसे कोई मैजिक करके कोई डिसीज सही कर लेते हैं, या कोई मेडिसिन के बारे में बताया, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। तो ये सारी चीजें अथर्ववेद से आई है। तो जो आज हम करंट टाइम में देख रहे हैं ना, ये पहले कहीं ना कहीं फॉलो की जाती थी, और ऐसे आज थोड़ा वो मॉडिफाई हो गई है कहीं ना कहीं चीजें, पर पहले भी वो चीजें फॉलो की जाती थी। बहुत एंशिएंट टाइम में बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो स्मृति में है ना, श्रुति में जो है ना, हम 6 वेदांगास देखेंगे, 18 उपनिषद देखेंगे, ये मिला के हमारा श्रुति जैसा एक कंपाइल वर्जन बनता है। और ऋग्वेद में पता है एक इम्पोर्टेंट चीज बताइए, जो हमारी अभी पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, कि जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा फैमिली का वो हमारा हेड होगा, उसे हम गृहपति बोलते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे सीनियर मेल मेंबर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के ग्रैंडफादर होंगे, तो वो बहुत सीनियर मोस्ट मेंबर माने जाते हैं और उनको हेड बना दिया जाता है कि जो ग्रैंडफादर कह देंगे वही माना जाएगा। वही बहुत सौ की फैमिली में ऐसा होता होगा कि फादर जो बोलते थे वो हेड माने जाते हैं हर चीज, मतलब फैमिली के, तो सारे डिसीजन वो लेते हैं फैमिली के। तो ऐसे ये पैट्रियार्की सोसाइटी हमें कहाँ पे बताई गई, ऋग्वेद में, जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। ये श्रुति आपने समझ आई कि श्रुति क्या है, वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड है, गॉड के खुद के वर्ड्स है, गॉड क्या बताते थे, क्या सही है क्या गलत है। धर्म के बारे में पता चला हमें इसमें कि धर्म क्या बताता है सही गलत के बारे में। फिर हमारे 4 वेदास हमने देखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यही हमारी श्रुति है, ये हमारा एक सोर्स ऑफ लॉ है। अब सेकंड सोर्स ऑफ लॉ हमारा क्या है, याद करो वो चार्ट, स्मृति।
याद करो बोला, इसमें भी वही है, याद करना, जितना रिमेम्बर था। श्रुति मतलब स्मृति मतलब जितना याद रहा, आपने जितना स्मरण करा, जैसे अभी आप लोग स्मरण कर रहे थे कि यार सेकंड सोर्स क्या था, सेकंड सोर्स क्या था, तो वही है कि स्मृति जितना ऋषियों को याद रहा, जितने दूसरे उनने अपनी जनरेशन को पास ऑन किया, जनरेशन टू जनरेशन जितनी चीजें नॉलेज पास ऑन होती गई, और वो बहुत सारी चीजें मॉडिफाई होती गई और ब्रेक होके आई है। मतलब जो पहले एज इट इज फॉलो किया जाता था वैसे नहीं, पर टुकड़ों टुकड़ों में आके जिसको जितना याद रहा उतना उसने सोसाइटी को बताया कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट ये रहेगा सोसाइटी में, हमें ये लॉज फॉलो करने हैं, हमें ये पर्टिकुलर चीज को ऐसे ही देखना है। ये सारी चीजें जितनी लोगों को याद रही, जितनी ऋषियों को याद रही, उनने सोसाइटी को बताई। तो ये डिवाइन नॉलेज है सेंस का, और इनने अपनी मेमोरी के थ्रू बताया कि यार इनके पूर्वज ऐसे फॉलो करते थे, तो ऐसे ही फॉलो करना है, यही सही तरीका है। तो स्मृति हमारी देखा जाए ओवरऑल तो दो टाइप की स्मृति होती है। एक होती है धर्म सूत्र और एक होती है धर्म शास्त्र। जो धर्म सूत्र है ना, वो उसमें ये पर्टिकुलर चीज को गवर्न करता है, जैसे ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ये पर्टिकुलर कास्ट कैसे चलेगी, कौन कौन सी कास्ट होगी, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का क्या रिलेशन होगा सोसाइटी से, ऐसे ये सारी चीजें धर्म सूत्रा में कवर होती है। वही धर्म शास्त्र जो है ना, वो ओवरऑल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सोसाइटी का देखता है कि इंडिविजुअल का क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि धर्म शास्त्र जो है ना, एक बड़ा सर्कल है, धर्म शास्त्र एक बड़ा सर्कल है, और वही धर्म सूत्र उसके इनर है। मतलब ये कुछ ही पर्टिकुलर चीजें ही कवर करता है, वही धर्म शास्त्र जो है वो ओवरऑल चीजों को कवर करता है, हर चीज को बताता है वो। सिलोजिज्म से समझ लीजिए, मैथ्स वाले स्टूडेंट या लॉजिकल रीजनिंग वाले स्टूडेंट इसको जल्दी समझ जाएंगे। अब मेरे ऐसे बहुत स्मृतिज थी, काफी स्मृतिज थी मुझे, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन, अब इतना टाइम हो गया इसी बहुत, मतलब ये बीसी की बात बता रही हूँ, इतना टाइम हो गया कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ट्रेस बैक भी नहीं कर सकता कि कितनी स्मृति थी। पर जो मेजर स्मृति थी, तो वो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जिनने भी तो निकाली कि एक मनु स्मृति थी, एक यज्ञवल्क्य स्मृति थी, और एक नारद स्मृति थी। जो मनु स्मृति थी ना, वो मनु भगवान द्वारा लिखी गई थी, और मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है और बहुत फेमस स्मृति है ये। इसमें पता है क्या बताया गया था, इसमें ब्राह्मण सोसाइटी के बारे में बताया था कि जो ब्राह्मण है ना, वो अपर कास्ट ऑफ द सोसाइटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है सोसाइटी का, वो जो ऐसा बोलेगा, और बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। वही यहाँ पे जो शूद्र थे ना, उनको कोई राइट नहीं दिए गए थे, उनको ना टेम्पल्स में जाने का राइट था, ना उनको एक पब्लिक वेल से पानी यूज करने का राइट था। ये सारी चीजें हम लोग ने नहीं देखी, पर शायद हमारे पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने देखी होगी कि अच्छा ऐसे अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हुआ करता था। आजकल तो इतने लॉज हैं, तो ये सारी चीजें बैन हो चुकी है, और अच्छा ये चीज बैन हो गई कि किसी की लाइफ के और लाइफ में और लिबर्टी के साथ अपन ऐसे हार्म नहीं कर सकते कि यार तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है इस पर्टिकुलर वेल से पानी पीने का। तो ये सब चीजें गलत थी, बट ये सब चीजें हमें मनुस्मृति उस टाइम के अकॉर्डिंग शायद मे बी ये चीज सही हो, पर अभी के टाइम के अकॉर्डिंग ये गलत है। हर इंडिविजुअल्स के पास राइट होना चाहिए उसकी अपनी लिबर्टी के साथ जीने का और डिग्निटी के साथ जीने का। तो मनुस्मृति में क्या था, ब्राह्मण डोमिन सोसाइटी थी कि ब्राह्मण्स के पास पावर थी, शूद्र के पास पावर नहीं थी। मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, मतलब मेल है वो अच्छा सीनियर मोस्ट मेंबर है, मतलब ठीक है, मेल्स जो है सारी जो फैमिली है मेल्स चलाएगा, फीमेल्स वहां पे फीमेल्स के पास कोई पावर नहीं थी। फीमेल्स को ना प्रॉपर्टी का पावर था, ना डोमिनेट करने का पावर था, ना किसी चीज को गवर्न करने का पावर था। तो ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, और ब्राह्मण्स को ज्यादा पावर दी गई थी। तो ये है ओल्डेस्ट, ठीक है, और ये काफी रिजिड थी। वही सेकंड स्मृति जो आई थी, यज्ञवल्क्य स्मृति आई थी, इसको यज्ञवल्क्य जी ने लिखा था, और ये थोड़ी लिबरल थी। जो मनु स्मृति है ना, मैंने बताया ब्राह्मण डोमिन थी, मेल डोमिनेंट थी, पर ये जो यज्ञवल्क्य स्मृति थी, ये थोड़ी लिबरल थी। इनने शूद्र को भी राइट्स दिए, इनने वुमेन्स को भी राइट्स दिए। देखो इनने
शूद्र को स्टेटस दिया कि आपका भी लाइफ में स्टेटस है, आप ऐसे, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा कि आप सिर्फ जो लोएस्ट वर्क होता है सोसाइटी में वो करो, आपके पास भी राइट है विद डिग्निटी के साथ जीने का। वही वुमेन्स को भी पावर दी गई कि आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकोगे, आपकी खुद की भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये याज्ञवल्क्य थोड़ी लिबरल थी, तो उस टाइम में इस सब चीजों को मतलब मॉडिफाई करके चेंज करके विद द चेंज ऑफ सोसाइटी याज्ञवल्क्य ने अपनी ये स्मृति दी। उसके बाद हमारी आती है नारद स्मृति। ये एक नेपाली सेंट थे और इनने इतनी रिफॉर्मिस्ट इनकी स्मृति थी, मतलब उस टाइम में जैसे याज्ञवल्क्य ने वुमेन्स को राइट दिए, शूद्र को दिए, इनने एकदम रिफॉर्मिस्ट राइट्स दे दिए। वुमेन्स को उन्हें विडो रीमैरिज की बात कर दी। विडो रीमैरिज मतलब उस टाइम में उन्होंने विडो रीमैरिज की बात कर दी जब सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा मतलब आप सबको पता होगा कि एक हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को भी उसके साथ जला दिया जाता था। तो वो चीजों को मतलब उस टाइम जब ऐसी प्रथा चल रही थी, वहां नारद जी ने एक ऐसी स्मृति दी कि नहीं यार, वो वुमेन के पास भी राइट है विथ लिबर्टी, और जीने का उसका भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ उसके हस्बैंड के साथ खत्म हो गई, उसको रीस्टार्ट करने का भी हक है। तो वहां पे विडो रीमैरिज की बात की। अच्छा, इसकी दोबारा से भी शादी तो करवा सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी कि एक ही बंधन में बांध दिया। वही प्रॉपर्टी में राइट दिए गए कि वुमेन्स के पास भी राइट है कि प्रॉपर्टी इनहेरिट कर पाए, खुद की प्रॉपर्टी बना पाए। और हमारा केस को सुनने के लिए प्लीडिंग और विटनेस की बात की गई थी वहां पे। उस टाइम में जो हम प्लीडिंग विटनेस सभी देखते हैं कि विटनेस बुलाए जाएंगे, चीजें देखी जाएंगी कि अच्छा आपने वहां ये चीज होते हुए देखी थी क्या, ये सब चीजें वहां बात की गई। तो ये नारद स्मृति ना काफी रिफॉर्मिस्ट थी, वही याज्ञवल्क्य थोड़ी लिबरल थी, और ये मनुस्मृति काफी रिजिड थी। ऐसे याद कर पाएंगे हम कीवर्ड से कि यार मनुस्मृति रिजिड थी, याज्ञवल्क्य स्मृति लिबरल थी, और वही नारद स्मृति हमारी थोड़ी रिफॉर्मिस्ट थी, काफी रिफॉर्मिस्ट थी। विडो रीमैरिज की बात कर दी उस टाइम में। ये स्मृति का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? अब सोचो थर्ड सोर्स हमारा कौन सा था, स्मरण करो आप लोग भी। कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। थर्ड सोर्स हमारा क्या है? कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। तो अभी हमने स्मृति पढ़ी, हमने श्रुति पढ़ी, ये दो सोर्स पढ़े हिंदू लॉ के। तो थर्ड सोर्स है हमारा कमेंट्री और डाइजेस्ट। आई होप जितने भी लॉ स्टूडेंट, मतलब सभी लॉ स्टूडेंट है यहाँ पे, तो उन्हें कमेंट्रीज तो सुनी होगी, जैसे क्रिमिनल लॉज पे बहुत सारी कमेंट्रीज देखी होगी। तो वैसे ही उस टाइम क्या था, एक कमेंट्रीज थी मिताक्षरा, काफी इंपॉर्टेंट थी। इसको हम अभी स्कूल से ही पढ़ेंगे क्योंकि इसी के बेसिस पे स्कूल्स फॉर्म हुए थे हिंदू लॉ के। तो जो मिताक्षरा कमेंट्रीज थी ना, वो विजयनेश्वर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विजयनेश्वर ने। किस पे? याज्ञवल्क्य स्मृति पे। याज्ञवल्क्य स्मृति सोच के ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सी स्मृति थी, लिबरल थी। वहां पे वुमेन्स को राइट दिए गए थे प्रॉपर्टी में, वही वुमेन्स को हमने शूद्र को राइट्स दिए गए थे। तो ये सारी याद आना चाहिए। जैसे जैसे अगर कुछ भी रिलेटेड टॉपिक अभी पढ़ लिया है और आता है तो सबको दिमाग में क्लिक होनी चाहिए वो सारी चीजें। 11th सेंचुरी में लिखी गई थी ये, तो ये पूरे इंडिया में चलती है। अभी मैं इसको और डिटेल में स्कूल्स में बताऊंगी। वही जो सेकंड दया भागा, ये डाइजेस्ट था। ये कोई पर्टिकुलर स्मृति या श्रुति पे नहीं लिखा गया था, ये कंपाइल वर्जन था श्रुति का और स्मृति का। तो ये कंपाइल वर्जन है और ये पर्टिकुलरली बंगाल और असम में ही फॉलो किया जाता था, मतलब पूरे ओवरऑल इंडिया में नहीं, पर्टिकुलर रीजन में फॉलो किया जाता था। और ये किसने लिखी थी? जिमितवाहन ने। कब? 12th सेंचुरी में। तो हमारी कमेंट्री एंड डाइजेस्ट में हमने दो चीज देखी। एक मिताक्षरा कमेंट्री देखी जो 11th सेंचुरी में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? विजयनेश्वर ने लिखी थी याज्ञवल्क्य स्मृति पे, उसका कंपाइल वर्जन। वही दया भागा डाइजेस्ट था, वो श्रुति, सारी श्रुति और स्मृति कोई पर्टिकुलर नहीं, सारी जितनी उस टाइम चल रही थी, एक कंपाइल वर्जन था। किसने लिखा था? जिमितवाहन ने। कब? 12th सेंचुरी में।
ये जो पॉइंट मैं बार बार बोल रही हूँ, जिमितवाहन ने लिखी दया भागा, मिताक्षरा किसने लिखी, विजयनेश्वर ने, 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी, ये बहुत की वर्ड्स है, इनको दिमाग में रखो क्योंकि यही ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे हमारे। पूछ लेंगे कि मिताक्षरा कब लिखी गई थी, तो याद होना चाहिए कि 11th सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी। वही दया भागा 12th सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी। तो अभी हमने, ये हमारा थर्ड सोर्स ऑफ एंशियंट है, एंशियंट सोर्स है हिंदू लॉ का। अब फोर्थ सोर्स क्या है? फोर्थ सोर्स है हमारा कस्टम। तो कस्टम जो है, कस्टम क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस, पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में चली आ रही है बहुत टाइम से। आपका आचरण, आप कैसे रह रहे हैं, आप क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इधर एक कस्टम माना जाता है हिंदूज में कि अगर कोई भी बच्चा या कोई भी पर्टिकुलर इंसान एग्जाम वगैरह देने जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप भी कोई एग्जाम देने, 10th का एग्जाम देने गए होंगे, 12th का एग्जाम देने गए होंगे, तो उनने आपको ऐसे मम्मी आई हो कि दही शक्कर लेके कि ये खा के जाओ। अब ये कोई लॉ तो है नहीं, पर ये इतने सालों से चला आ रहा है। दादी ने मम्मी को खिलाया होगा, नानी ने मम्मी को खिलाया होगा, मम्मी हमको खिला रही है। तो ये कोई एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है, पर ये कस्टम है, ऐसी चीजें चली आ रही है तो हम फॉलो कर रहे हैं, बहुत टाइम पीरियड से चली आ रही है। तो ये सारी चीज है। तो कस्टम हम देखा जाए तो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस होती है जो काफी टाइम से चली आ रही है, वो बिना किसी ब्रेक के, और वो मतलब किसी इमोरल नहीं है, मतलब किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर रही, अनजस्ट नहीं है, तो उसे हम लॉ बना देते हैं। जैसे ये दही वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया, ये बहुत ऐसा एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया था, ये कोई लॉ नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे कस्टम्स है जो लॉ बन जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एंटिक्विटी होनी चाहिए, पुराने टाइम से चला होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, कंफॉर्मिटी होनी चाहिए पब्लिक पॉलिसी के साथ, कि प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवाना है। भाई कुछ कुछ कस्टम्स ऐसे थे कि फीमेल्स के साथ प्रोस्टिट्यूशन करवाना उनका कस्टम था, हमारे इधर फीमेल्स होगी तो हम मतलब उसको प्रोस्टिट्यूशन में भेज देंगे, तो वो कस्टम माना जाता। पर ये कितना इमोरली रॉन्ग है, आप किसी लड़की से बिना पूछे उसके राइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उसकी डिग्निटी इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो ये सब चीजें गलत मानी जाती थी, तो उस कस्टम को बैन कर दिया गया। और जो हमारा कस्टम जो है ना, हमारा सेक्शन 3A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन करता है कि कस्टम क्या होता है। तो उसमें भी कस्टम और यूसेज बताएगी, मतलब ये पर्टिकुलर चीज बहुत टाइम से चली आ रही है, बहुत बिना किसी ब्रेक के, और मॉरली सही है, अनजस्ट नहीं है, रीजनेबल है, तो उसे हम लॉ डिक्लेयर कर देंगे। और इसमें ये बताया है कि जो कस्टम है वो एज अ सोर्स ऑफ लॉ माना जाएगा। अभी हम देखते हैं कि उसके की पॉइंट्स क्या है। जो कस्टम है ना, सिग्निफिकेंट लॉ, ये मैंने बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब सोर्स माना जाता है हिंदू लॉ में। वही कस्टम, श्रुति और स्मृति है, वो भी कस्टम से ही आई है, मतलब पर्टिकुलर चीज जैसे यज्ञ ऐसे ही परफॉर्म किए जा रहे थे, तो हमने वैसे ही चीज आगे भी फॉलो की। आज हमारी हमारी फैमिली में पर्टिकुलर चीज चली आ रही है, तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को वो चीज पास ऑन करते जाएंगे कि ऐसे ही करना है। शादी होती है फॉर एग्जाम्पल, तो शादी सबके इधर अलग होती है, बनियास की शादी अलग होती है, ब्राह्मण्स की अलग होती है, जैन्स की अलग होती है, सिख की शादी अलग होती है। तो ये उनके कस्टम्स है, वो उनकी प्रैक्टिस बहुत टाइम से चली आ रही है, बहुत जनरेशन से चली आ रही है, तो वो उनने इसको लॉ बना दिया कि जैन की शादी देखना आप 6 बजे से पहले, सूरज ढलने से पहले हो जाती है। तो उनके कस्टम्स है, उनकी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने उनको यही पास ऑन किया, तो जनरेशन टू जनरेशन ये चीज पास ऑन होती आई गई और उनने कस्टम बना लिया, तो वो उसको एज अ लॉ फॉलो करने लग गए। तो जहाँ श्रुति और स्मृति कुछ नहीं बोलती है ना, तो वहाँ पर्टिकुलर कम्युनिटी या जो चीज फॉलो कर रही है, तो वो हम उसे लॉ मान लेते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, पर जो कस्टम्स होते हैं ना, यहाँ मैं आपको लिख के बताती हूँ, 3 पार्ट मतलब 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है लोकल, दूसरा होता है कास्ट, तीसरा होता है फैमिली। जो लोकल कस्टम होता है ना, वो पर्टिकुलर एक लोकेलिटी में फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल प्रदेश में ना पॉलीएंड्री चलती है पर्टिकुलर लोकेलिटी में। वहां पे क्या होता है, वुमेन्स के पास राइट है मल्टीपल शादी करने का या मल्टीपल हस्बैंड्स रखने का। तो ये पर्टिकुलर कस्टम उस पर्टिकुलर एरिया हिमाचल प्रदेश में चला रहा है। वही सेकंड है हमारा कास्ट। एक पर्टिकुलर कास्ट में
या देखा जाए जैसे जाट्स जो होते हैं ना, जो हरियाणा पंजाब के जो जाट्स होते हैं, वहां पे एक कस्टम चला आ रहा है कि फीमेल्स को हम कोई प्रॉपर्टी नहीं देंगे, उनके पास कोई राइट नहीं है इनहेरिट करने का एग्रीकल्चर लैंड या कोई फार्म लैंड अपने फादर की। तो ये उनका कस्टम चला आ रहा है। ऑल्दो ये कस्टम जो मैं आपको बता रही हूँ अब ये बैन हो चुके हैं, पर ऐसा पहले चलता था। तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैं बता रही हूँ कि इजीली आप समझ पाओ कि लोकल कस्टम क्या होता है, कास्ट कस्टम क्या होता है, फैमिली कस्टम। जैसे फैमिली कस्टम, ब्राह्मण्स का मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली में ऐसा कस्टम है कि हमारे मतलब हमारा यही बेटा पर्टिकुलर सारे रिचुअल्स फॉलो करेगा, सारी सेरेमनीज ये परफॉर्म करेगा, तो वो उन पर्टिकुलर फैमिली का कस्टम्स है। ठीक है, तो जैसे शादी भी होती है तो एक कम्युनिटी में पर अलग अलग फैमिली में अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से शादियां होती है, तो ये फैमिली कस्टम में चले जाता है। तो हमने कस्टम के एसेंशियल देखे कि पुराना होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और लॉ के साथ होना चाहिए, मतलब लॉस के मतलब अगेंस्ट नहीं होना चाहिए पब्लिक मॉरलिटी के। जैसे प्रोस्टिट्यूशन करवाना किसी पर्टिकुलर फीमेल से विदाउट इस हर कंसेंट, तो वो इमोरल है। तो ये कस्टम्स हमारे ऐसे होते हैं कि क्या हमारा आचरण है और इससे हम सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। तो ये देखिए क्या आ गया, मॉडर्न सोर्स आ गए हमारे। अब हम मॉडर्न सोर्स पे आ गए। मॉडर्न सोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ एक बार अपन रिवाइज कर ले कि हमने एंशियंट सोर्स में क्या क्या पढ़ा। हमने एंशियंट सोर्स में पढ़ा श्रुति कि क्या सुना, गॉड ने क्या बोला और हमने क्या सुना और हमने सोसाइटी को क्या दिया। वही स्मृति, जैसे जनरेशन टू जनरेशन जितने ऋषियों ने जितना याद रखा उतने सोसाइटी को वो चीज प्रोवाइड करी। स्मरण मतलब जितना याद था, रिमेम्बर था उतना। थर्ड हमने देखा कमेंट्री और डाइजेस्ट, ये श्रुति और स्मृति का कंपाइल वर्जन करके दो हमें स्कूल्स मिलेंगे, आगे हम उसे पढ़ेंगे, मिताक्षरा और दया भागा। वही हमने थर्ड क्या पढ़ा, हमने कस्टम पढ़ा कि कस्टम क्या होता है, क्या एक प्रैक्टिस पर्टिकुलर टाइम तक फॉलो की जाती है तो उसको कैसे लॉ बना दिया जाता है। तो ये चार सोर्सेस हमने पढ़े। अब हम आते हैं मॉडर्न सोर्स पे कि आज के जमाने में क्या क्या सोर्स हैं जिससे हम लॉ को लेते हैं और एक पर्टिकुलर हिंदू सोसाइटी को गवर्न करते हैं। तो जो पहला हमारा सोर्स है वो जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइज का है। ये क्या है, जब कोई भी सोर्स जो एंशियंट सोर्स था, सोसाइटी चेंज होती गई, नए नए सिनारियो आते गए, नए नए कॉन्सेप्ट आते गए, तो अब अब यहाँ क्या अप्लाई करें, यहाँ तो कोई सोर्स नहीं था हमारे पास, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है जिससे हम इन्फर करके निकाले कि अरे ये फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जज क्या करते हैं, अपना गुड, जस्टिस, इक्विटी को देखते हैं कि न्याय के लिए क्या सही है, क्या फेयर है, अगर मैं ये जजमेंट देता है या पर्टिकुलर ये चीज करता हूँ तो दोनों पार्टी के लिए क्या सही है, क्या विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। तो वहां हम वो जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइज से फॉलो करके जजमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि एक बेबी है और उसकी मतलब डिवोर्स हो गया है पेरेंट्स का, तो अब कस्टडी किसके पास जाएगी, पेरेंट्स के मतलब फादर के पास जाएगी या मदर के पास जाएगी। तो ये चीज कहीं लिखी नहीं है, ना श्रुति में लिखी है, स्मृति में लिखी है, ना कस्टम से ऐसा पर्टिकुलर कस्टम नहीं चला रहा उस कम्युनिटी में। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, यहाँ कोर्ट देखता है बच्चे का वेलफेयर, कि बच्चे के लिए क्या सही है, उसका फ्यूचर के लिए क्या सही है। अगर कोर्ट को लगता है कि उसका मदर के साथ रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो कोर्ट क्या करता है, अपना जस्टिस, न्याय देख के कि यार ये बच्चे के लिए न्याय के अकॉर्डिंग ये सही है कि इसको उसकी मदर के पास छोड़ देना चाहिए। वही अगर न्याय जज को लगता है कि यार इस बच्चे के वेलफेयर के लिए ये सही है कि इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, फादर जो है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बच्चे को ज्यादा अच्छे से दे पाएगा, तो कोर्ट उस बच्चे को फादर की कस्टडी दे देता है। तो यही है कि जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइज का कॉन्सेप्ट, कि जहां कोई चीज है कुछ नहीं बोल रही है, कोई ब्लैक एरिया है जहां यहाँ कहीं भी बात नहीं कही है, कोई सोर्स नहीं है इसका, तो वहां पर्टिकुलर चीज को हम फेयरनेस देख के, रीजनेबली देख के कि ये चीज करना सही है दोनों पार्टीज के लिए या पर्टिकुलर किसी थर्ड पार्टी के लिए, तो वहां ऐसे जजमेंट्स आते हैं और उससे हम सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। अब उसे हम सोर्स ऑफ लॉ क्यों मानते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस था
गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई 1951। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने ये कहा गया था कि अगर कोई जजमेंट जहां पर्टिकुलर चीज पे ग्रे एरिया है, मतलब जहां कहीं बात नहीं की गई है, तो जज क्या जस्टिस इक्विटी और गुड कंसाइंस के कॉन्सेप्ट पे जजमेंट दे सकता है, और उसे हम सोर्स ऑफ लॉ मानेंगे। मतलब उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर जजमेंट को, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को जो जज ने दिए, उसे हम सोर्स ऑफ लॉ मानेंगे। ठीक है, ये समझ आया? एक बार ये केस को ढंग से पढ़ लो, क्योंकि ये केस हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि उस केस, पर्टिकुलर केस में क्या कहा गया था और ये कौन से ईयर में आया था। अब सेकंड सोर्स हमारा जो मॉडर्न सोर्स में आ रहा है वो क्या है? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन ये सबने देखा है, आजकल हम यही देख रहे हैं करंट लाइफ में, यही कि हम लॉज देख रहे हैं, लेजिस्लेशन देख रहे हैं, हम स्टैट्यूट देख रहे हैं, उसी को हम सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं, उसी को हम समझते हैं कि अच्छा यही चीज है जो हमें गवर्न कर रही है, या हमारी सोसाइटी को गवर्न कर रही है, हमारे पर्टिकुलर हिंदूज को गवर्न कर रही है। तो जो लेजिस्लेशन था ना, ये एक यूनिफॉर्म सोर्स है। हमने देखा कस्टम्स देखे कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी का कस्टम है, एक पर्टिकुलर फैमिली का कस्टम है, वही एक और श्रुति और स्मृति में भी हमने देखा कि यार यूनिफॉर्मिटी नहीं है यार उसमें। वही अगर देखा जाए तो जैसे कमेंट्री डाइजेस्ट सब अलग अलग बात कर रहे हैं, पर ये जो लेजिस्लेशन है ना, ये पूरी हिंदू कम्युनिटी को, मतलब अगर हिंदूज लॉ है तो पर्टिकुलर कम्युनिटी को सब यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। क्योंकि जैसे कस्टम्स हुए, तो वो आज भोपाल में अगर मैं हूँ तो मेरे लिए मेरे कस्टम्स अलग होंगे, भाई दिल्ली में कोई पर्सन बैठा है तो उसके कस्टम्स अलग होंगे। पर ये लेजिस्लेशन जो है ना, ये ओवरऑल इंडिया में जितने हिंदू कम्युनिटी है या पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसपे ये पर्टिकुलर लेजिस्लेशन बना है, तो सारे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा उस कम्युनिटी के। तो ये यूनिफॉर्मिटी है यहाँ पे कि यार सब दूर एक जैसा ही है, एक्सेसिबल है। आज आप चले जाओ मार्केट में और बैरक ले आओ, मिल जाएगा इजीली, आपको बैरक मिल जाएगा हिंदू लॉ का या फिर कोई पर्टिकुलर कास्ट डिसेबिलिटी का, आप इजीली एक्सेसिबल। पर आप वहीं जाओगे ना, आप ऋग्वेदा लेने जाओगे या यजुर्वेद या पुराने वेद का कोई वेद उठाने जाओगे, तो आपके लिए बहुत मतलब मुश्किल है उस ओरिजिनल चीज को फाउंड करना। तो ये एक्सेसिबल है, इजीली कोई भी एक्सेस कर सकता है। वही वेदास पर्टिकुलर, जैसे जो वेद का ज्ञान करते हैं, पर्टिकुलर उस पे स्टडी करते हैं, वही वो चीज इजीली एक्सेसिबल कर पाते हैं। पर यहाँ लॉस तो हम इजीली ले लेते हैं ना, डायरेक्ट तो हमें दुकानों में, हर दुकान में मिल जाएगा आपको लॉ की। एक अथॉरिटेटिव है, मतलब एक अथॉरिटी है कि एक हमें बैरक मिल गया, उसी से पूरी गवर्न करी जा रही है पूरी हिंदू कम्युनिटी। कि अगर बैरक में ये लिखा है ना कि अगर इसको ऐसे ही फॉलो करना है तो हम ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, भले अब वो चीज मतलब इस पर्टिकुलर कस्टम में फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, उससे अभी अगर बैरक में लिखा है तो उससे हमें मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। पर अगर बैरक में लिखा है कि ऐसे फॉलो करना है तो ऐसे ही फॉलो करना है, वहां लिखा है कि वुमेन्स को प्रॉपर्टी देनी है, अब आपके कस्टम में भले ऐसा कस्टम है कि वुमेन्स को प्रॉपर्टी नहीं देनी है, तो उस कस्टम का ओवर रूल कर जाता है ये लेजिस्लेशन की। यार नहीं, लेजिस्लेशन में लिखा है कि वुमेन्स को प्रॉपर्टी देनी है, तो वहां हम देंगे, वहां हम अपने कस्टम्स नहीं लेके आएंगे कि हमारा कस्टम में ये चीज नहीं बोलता है हमें। तो जो ये हमने पढ़ लिया कि लेजिस्लेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या रोल प्ले करते हैं कि यूनिफॉर्म है और एक जैसे अप्लाई होते हैं। वही देखा जाए तो प्री इंडिपेंडेंस, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे कुछ लेजिस्लेशन आए थे जो ब्रिटिश ने हमारे लिए बनाए। कुछ कुछ काम ब्रिटिश लोग अच्छा भी करके गए, बहुत चीजें मतलब ठीक है, बहुत बुरे थे हमारे पे, मतलब ऐसे गुलाम बना लिया था हमको। पर कुछ कुछ चीजें अच्छी करके गए कि कुछ जो इमोरल प्रैक्टिसेस थी हमारी सोसाइटी में, ये मतलब मैं बहुत ऐसे डिबेटेबल स्टेटमेंट नहीं बोलना चाह रही हूँ, पर ऐसा था कि हो सकता है ये चीजें सही भी हो, पर कुछ चीजें सोसाइटी में गलत थी और वो सारे हिंदू कम्युनिटीज में किसी को तो लगता होगा कि हाँ ये गलत है, पर कोई आवाज नहीं उठाता था उसके अगेंस्ट। वो अनटचेबिलिटी करना एक बहुत बड़ा मतलब क्राइम है, आज के टाइम में तो है, पर उस टाइम कोई आवाज नहीं उठाता था, कोई शूद्र ने ये नहीं बोला। सब मानते थे कि हाँ ब्राह्मण कम्युनिटी वो बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड है विद नॉलेज,
और बहुत अपर कास्ट है तो उनको हमें पूछना है, उनकी बातें हमें माननी, पर कोई शूद्र ने अपने राइट के लिए मतलब आगे नहीं बढ़ा। तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे ये कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट लेके आए, तो यहाँ पे उनको राइट मिला कि यार अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, कि हमें इन लोग को भी इक्वल राइट देना है, जो ब्राह्मण्स के पास है वही राइट हमें शूद्र को भी देना है। तो ये एक रिफॉर्मिस्ट था, मतलब वो लोग एक रिफॉर्म लेके आए कि जो गलत प्रैक्टिसेस है उनको बैन किया जाए। वही हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लाए, सती प्रथा को बैन किया गया, और हिंदू मतलब जो वुमेन्स थी उनको राइट दिया गया कि आप फिर से मतलब शादी कर सकते हैं, आपके पास आजादी है, आपके पास ऐसा है कि आपके हस्बैंड की लाइफ के साथ आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, आपकी लाइफ जीने का आपका अधिकार है। तो ये हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया। वही विल्स एक्ट लाया गया कि कैसे कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, कोई विल बना के चले गया, कोई अपना लिख के चले गया शपथ पत्र पे कि मेरी प्रॉपर्टी किसको दी जाएगी, तो उसको कैसे गवर्न करना है, वो चीज लेके आए वो लोग। और ये स्पेशल मैरिज एक्ट आया। स्पेशल मैरिज एक्ट आया ये कि अगर कोई पर्टिकुलर दो कम्युनिटी शादी कर लेती है आपस में, मतलब इंटरकास्ट कम्युनिटी, कोई ब्राह्मण कोई जैन से शादी कर लेता है, वही कोई मुस्लिम कोई हिंदू से शादी कर लेता है, तो अब उन लोग के पास भी राइट है ना, 18 साल के बाद हम एडल्ट माने जाते हैं, तो उनको हम फोर्स नहीं कर सकते। कितना कास्ट सिस्टम चलता था हमारे टाइम पे कि अगर कोई लव मैरिज करता है तो मतलब काफी हुड़दंग मच जाता था पूरी कम्युनिटी में, और कितने लोग मारे जाते थे। तो ये सब चीजें हटाने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया कि यार उन लोग के पास भी राइट है इंटरकास्ट मैरिज करने का, इंटर रिलीजियस मैरिज करने का। तो ये सब चीजों को गवर्न किया गया स्पेशल मैरिज एक्ट से। स्पेशल मैरिज एक्ट आया तो लोगों को पता चला कि यार ये तो हमारा अधिकार है, हमसे ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हम लॉ लेके आते हैं कि जो लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है ना कि हम ये चीज कर सकते हैं, नहीं यार ये तो हमें तो हमारी सोसाइटी ने हमें ये नहीं सिखाया, पर लॉस आ जाते हैं ना तो उनको पता चलता है कि हमारे पास भी अच्छा ये अधिकार है, हमारे हमारे लॉ ने हमें अथॉरिटी दी है कि हम ये चीज कर सकते हैं। तो इसलिए लेजिस्लेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सोर्स में। ये हमने प्री इंडिपेंडेंस वाले लेजिस्लेशन देखे। अब कुछ लेजिस्लेशन जो थे वो बाद में आए थे। ठीक है, अभी हमने देखा कि लेजिस्लेशन देखे जो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम थे, जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिए। पर पता है मॉडर्न सोच में था, मतलब कुछ लेजिस्लेशन बाद में आए हैं जो कि अभी हम करंट लाइफ में देखते हैं, वही हमारे हिंदू लॉ को मतलब हिंदूज को गवर्न करते हैं। देखा एक स्टोरी है इसके पीछे, मैं उसको स्टोरी के फॉर्म में समझाती हूँ कि 1944 में ना एक कमिटी बनी थी, हिंदू लॉ कमिटी। किसके उसको हेड किसने किया था? उसको हेड किया था BN राव ने। इस कमेटी का क्या था? इस कमेटी का ये था कि जो हमारे हिंदूज है, और इस पे हमने जितने लॉज पहले देखे, श्रुति स्मृति ऋग्वेद, ये सब हमने जो सोर्स देखे ना, इनका एक कंपाइल वर्जन करके यूनिफॉर्म लॉ लाना चाह रहे थे ये कमेटी। मतलब यूनिफॉर्मिटी लाना चाह रहे थे कि एक पर्टिकुलर पूरे हिंदूज को, जो भी हिंदूज में आते हैं, मतलब जितनी भी कम्युनिटीज आती है, उनपे एक जैसा लॉ अप्लाई हो। पर उस टाइम क्या हुआ, जो सेंट्स थे, जो ऋषि थे, जो सनातन धर्म के वो थे सपोर्टर, वो आए और वो बोलते हैं, प्रोटेस्ट किया, मतलब दंगे दंगे हुए इस टाइम पे कि यार ये हमारे सेक्रेड लॉज पे अटैक है, मतलब ये चीज तो हमारा मतलब पूरा धर्म का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देगी। और मतलब हम क्यों किसी पर्टिकुलर चीज से गवर्न हो, जब हमारे लॉज, हमारा धर्म, हमारी किताबें ये बोल रही है तो। पर उस टाइम ना इन लोग का कॉन्सेप्ट ये था कि यार ये पर्टिकुलर कस्टम इस कम्युनिटी में ऐसा चल रहा है और इस कम्युनिटी में ऐसा चल रहा है, तो एक यूनिफॉर्मिटी लानी थी उन लोग को। और जो इमोरल प्रैक्टिसेस थी, सती प्रैक्टिसेस वगैरह, और वुमेन्स के पास कोई राइट नहीं होना, वो सब ये चाह रहे थे कि वो सब राइट्स भी हम दें उन लोग को। पर वही था, इन लोग को समझ नहीं आ रहा था। वो लोग ये बोल रहे थे कि नहीं ये तो हमारे लॉज पे अटैक है, मतलब हमारे धर्म पे अटैक है, हमारी कम्युनिटी पे अटैक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे लॉज नहीं ला सकते जो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी को गवर्न कर दे, ये चीजें इसमें कुछ कुछ गलत है। उन्होंने बहुत सारे फ्लॉज निकाल दिए इस पर्टिकुलर लॉज में। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि ठीक है अब कोई लॉज नहीं ला रहे, छोड़ो, जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दो, इन लोग को मतलब जैसे इनके सेक्रेट टेक्स्ट से ये लोग गवर्न कर रहे थे वैसे ही गवर्न होंगे। पर जो BR अम्बेडकर थे ना, जिनने ये सब ड्राफ्टिंग वगैरह की थी, उन्होंने बोला अरे इतनी मेहनत करने के बाद ये सब ला नहीं रहे हो तो हम तो रिजाइन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है फालतू इतना टाइम वेस्ट करने का। तो वो रिजाइन कर दिया।
बट हुआ क्या, अल्टीमेटली लॉज आए, क्योंकि ये चीज सही थी। पता है कोई भी चीज गलत होती ना तो शायद ये लॉज नहीं आते, पर ये चीज सही थी, क्योंकि पुराने टाइम में भी हम देखे तो हमारी कम्युनिटी को कोई ना कोई एक्ट या कोई ना कोई लॉ तो गवर्न कर ही रहा था ना। बस ये लोग चाह रहे थे कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, सारे हिंदूज पे एक जैसा लॉ अप्लाई हो, सारी कम्युनिटीज पे, मतलब हर कम्युनिटीज का अपना अपना लॉज नहीं हो। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी, मतलब बाईगैमी होती थी, मतलब एक हस्बैंड मल्टीपल वाइफ रख लेता था। तो यार वो चारों लड़कियों के साथ कितना अनजस्टिस हो रहा था ना। आज आपने शादी कर ली और छोड़ दिया, कोई मेंटेनेंस जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, उनमें डिवोर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, डिवोर्स को कोई गवर्न नहीं कर रहा था। दूसरा कि वुमेन्स के पास कोई राइट नहीं था इनहेरिट करने का प्रॉपर्टी। तो ये सब राइट इन एक्ट से देना चाह रहे थे ये लोग, तो ये चीज सही थी। फिर आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में ये चीजें आई और सारे लोग हमारे इम्प्लीमेंट हुए, इनएक्ट हुए और आज चल रहे हैं, और उन्हीं से हम गवर्न हो रहे हैं। हमारी मैरिजेस, हिंदू मैरिज एक्ट गवर्न करता है, वही हमारा पार्टीशन वगैरह कुछ होता है, या कैसे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी किसी हिंदू को, या जब कोई, मतलब उसकी फैमिली में कैसे होगी, अगर उसकी फैमिली में कोई नहीं है तो गवर्नमेंट को कैसे जाएगी, ये सारी चीजें हिंदू सक्सेशन एक्ट कवर करता है। वही हम देखे जाए माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर बच्चे का क्या, मतलब उसका कैसे उसकी परवरिश होगी, और कैसे कोई मतलब एडॉप्शन वगैरह होता है तो मतलब कैसे मेंटेनेंस दिया जाएगा अगर वुमेन्स का डिवोर्स वगैरह हो जाता है। तो ये इसमें हमने देखा कि एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में, वही हमने गार्डियनशिप एक्ट में देखा कि बच्चे की परवरिश कैसे होगी, किसको हम उसको, मतलब किसको हम कस्टडी देंगे उस बच्चे की। तो ये सारी चीजें गवर्न करते हैं ये सारे लॉज, और मेरे अकॉर्डिंग ये लॉज सही है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी आई, सारी चीजों को एक जैसे गवर्न, राइट्स मिले हैं बहुत सारे, जैसे शूद्र वगैरह को राइट्स मिल गए, इससे वुमेन्स को राइट्स मिल गए, और मतलब एक बच्चे को उसका मतलब अधिकार मिला कि मतलब एडॉप्शन भी हो रहा है तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से हो रहा है, ऐसे मतलब रैंडमली घर के घर में आजकल पता है क्या होता है, अगर घर में भी कोई पर्सन अडॉप्ट करता है ना अपने भाई के बच्चे को, इसको तो भी एक प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ता है। पहले क्या था, अगर ऐसे अडॉप्शन दे दिया जाता था कि ठीक है ये तो मेरे भाई का बेटा है या इसका, तो इसको हम एज अ खुद का चाइल्ड बड़ा करेंगे और इसको हम रखेंगे। पर ये सब आजकल पेपर के थ्रू हो गया है, सारी चीजें सिस्टमैटिक हो गई, प्रूफ होता है उनके पास। अगर आप किसी, अगर अपनी सिस्टर को भी अगर अपना बेबी देना चाहूँ ना कि आज से ये तुम्हारा चाइल्ड है, तो मुझे पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, लीगली सारी कस्टडी उठा के उसको देनी पड़ेगी, पूरा लीगली ये सब काम होगा। तो ये बाद में जाके कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि उस टाइम अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हूँ कि अब मुझे मेरे बेटे की कस्टडी वापस चाहिए, तो वहां पे ये सारे पेपर्स वगैरह प्रूफ होंगे, ऐसा एविडेंस होगा कि आप ही ने खुद से अपनी मर्जी से ही कस्टडी दी थी। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट आगे क्रिएट नहीं होते हैं ये सब लॉज लाने से। तो अब समझ आ रहा है ना कितना इंपॉर्टेंट था ये सारे लॉज लाना। तो ये हमारा एक मॉडर्न सोर्स है। एक अब हमारा लास्ट सोर्स बच रहा है हिंदू सोर्स में, वो है जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट ये क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया, जो हमने जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइज में समझा था कि कोई पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी कस्टम नहीं है, या कोई भी श्रुति ऋग्वेद ये सब कोई बात नहीं कर रहा है, ये ग्रे एरिया है। तो वहां पे जज अगर अपने अकॉर्डिंग अपना प्रिंसिपल यूज करके कोई जजमेंट दे रहा है, तो उसे हम एज अ सोर्स ट्रीट करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस आया। फॉर एग्जाम्पल वही चाइल्ड वाला एग्जाम्पल रहते हैं कि इस चाइल्ड की कस्टडी किसको दी जाएगी, फादर को दी जाएगी या मदर को दी जाएगी, कहीं पे ऐसा कोई लॉ ही नहीं लिखा। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि कहीं पे ऐसा कोई लॉ नहीं लिखा। तो जज ने अगर कोई जजमेंट दिया कि अच्छा इस पूरे सिनारियो को समझ के, पूरा उसका सोशल इकोनॉमिक और सारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझ के कोई जजमेंट दिया कि अच्छा ये चाइल्ड की कस्टडी मदर को दे देते हैं हम। तो अगर ऐसा ही केस, ऐसा ही सिनारियो से कोई केस आने वाले टाइम में आता है, तो हम ये पुराने वाले केस को यूज करते हैं एज अ सोर्स, एज अ प्रेसिडेंट, कि यार उस केस में जज ने ये कहा था या कोर्ट ने ये कहा था, तो ये सेम चीज सेम सिनारियो पे हम ये अप्लाई नहीं कर सकते क्या? तो ये क्या सोर्स नहीं हुआ कि हमने वो चीज को उठाया और वहां पे अप्लाई कर दिया नई वाली सिचुएशन में? तो ये एनालॉजी के टाइप हिसाब से करके ये लोग एज अ सोर्स अप्लाई कर लेते। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट है ना, सोर्स माना जाता है।
सुप्रीम कोर्ट का ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी कोई जजमेंट देती है तो ओवरऑल इंडिया में अप्लाई होता है। वही अगर हाई कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो वो पर्टिकुलर स्टेट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उन पे अप्लाई होता है कि यार हमारे हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया था तो हमें इसी सिनारियो पे ऐसा ये चीज एज इट इज अप्लाई करनी है। तो वो सोर्स हो गया। और मैं इसको इसलिए ऐसे बार बार बोल रही हूँ कि जब जुडिशियल प्रेसिडेंट है सोर्स ऑफ लॉ बन गया, क्योंकि ये केस है ना पर्टिकुलर लुहार अमृतलाल वर्सेस दोषी जयंती लाल। इस केस में ना कोर्ट ने खुद कहा था अगर कोई जज अगर कोई जुडिशियल डिसीजन जो है ना वो एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ कंसिडर किया जाएगा, मतलब उसे भी हम सोर्स मानेंगे हिंदू लॉ का। ठीक है, क्योंकि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो है वो हेल्प कर रही है डेवलप करने में हिंदू लॉ को और मॉडर्नाइज करने में। जहां चीज कोई बात नहीं कही गई थी या जो कुछ बात है जो जज को ऐसा लगता है कि यार इसको इस तरीके से होना चाहिए था, तो अगर वो मॉडिफाई कर रहा है या डेवलप कर रहा है किसी एरिया को तो अल्टीमेटली एक सोर्स नया एक नई चीज हमें आ रही है सामने जिसपे कभी बात नहीं की थी, तो उस सोर्स उसे हम सोर्स कंसिडर करेंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर सेम सिचुएशन आती है तो हम इसे एज इट इज अप्लाई करेंगे जैसे हम लेजिस्लेशंस को अप्लाई करते हैं और बाकी सोर्स को करते हैं। तो एक बार क्विक रिवाइज कर ले बाकी आगे जाने से पहले कि हमने सोर्स में क्या क्या पढ़ा। हमने सोर्स में दो टाइप के सोर्स देखे। एंशियंट में देखा 4 सोर्स थे, वही मॉडर्न में देखा 3 थे। एंशियंट में कौन कौन से 4 सोर्स थे स्मरण करो जल्दी फटाक से। श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, फोर्थ था कस्टम। वही मॉडर्न में क्या थे, मॉडर्न में हमारे थे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज। थर्ड सेकंड था हमारा लेजिस्लेशन और थर्ड था हमारा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो ये हमने सोर्स ऑफ हिंदू लॉ देख लिया कि यहाँ से हमारा हिंदू लॉ बनता है। यहाँ से हम सारी मतलब अगर हमें कोई सिचुएशन देखनी है कि अच्छा इस चीज में हमें क्या करना है तो हम इन लॉज को देखते हैं, इन सोर्स को देखते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसी बात कर रहा है तो हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, ये समझ आया सोर्स वगैरह। अब हम आगे चलते हैं, स्कूल्स पे चलते हैं। अब याद करो स्मृति में हमने क्या पढ़ा था, हमने दो, एक कमेंट्री पढ़ी थी और एक डाइजेस्ट पढ़ा था। ये हमें दिख रहा है, हमने यही चीज पढ़ी थी दो, मिताक्षरा और दया भागा, ये 2 सोर्स पढ़े थे हमने स्मृति में। तो इसको ना आने वाले टाइम में स्कूल्स में मतलब स्कूल्स क्या होता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक पर्टिकुलर लोग ग्रुप ऑफ पीपल मिल जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर स्कूल्स को फॉलो करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन स्कूल के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कुछ बच्चों ने आर्ट्स लिया होगा, कुछ बच्चों ने मैथ्स लिया होगा, कुछ बच्चों ने बायो लिया होगा। तो उन लोग ने जिसने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपनी कंफर्ट के हिसाब से अपनी अपनी आइडियोलॉजीज और इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए। तो ऐसे स्कूल्स बने कि जिसको जैसा लगा कि यार हमें मिताक्षरा स्कूल फॉलो करना चाहिए तो उन्हें मिताक्षरा पे मतलब अपनी चीज फॉलो की। और वही दया भागा जिस कम्युनिटी को लगा या जिस पर्टिकुलर लोकेलिटी को लगा कि हमें ये वाला पर्टिकुलर स्कूल फॉलो करना चाहिए तो उन्होंने उस वाले स्कूल्स को फॉलो किया, उस आइडियोलॉजीज को फॉलो किया, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। तो हम दोनों स्कूल्स की आइडियोलॉजीज और प्रिंसिपल देख लेते हैं कि दोनों स्कूल क्या बात करते हैं और क्या कहते हैं। तो जो मिताक्षरा है ना वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, मतलब बहुत रिजिड है, मतलब कुछ चीजों पे वो स्ट्रिक्ट सेंस में बात करता है। ये किसने लिखी थी स्मृति, ये मतलब ये कमेंट्री किसने लिखी थी मिताक्षरा, विजयनेश्वर ने लिखी थी, अपन ने पढ़ा था अभी स्मृति में। और किस पे लिखी थी यज्ञवल्क्य स्मृति पे। वो थोड़ा रिफॉर्मिस्ट था पर यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा ये स्कूल वो जो स्मृति थी वो थोड़ी लिबरल थी, मतलब चीजें वहां पे दी गई थी। पर वही अगर स्कूल की बात करें तो मिताक्षरा स्कूल जो है ना थोड़ा रिजिड है। आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि कमेंट्रीज में तो लिबरल की बात की थी और स्कूल में थोड़ा मतलब ये ऑर्थोडॉक्स क्यों है। वो ये क्योंकि दया भागा स्कूल और लिबरल है ना, क्योंकि थोड़ा और रिफॉर्मिस्ट है। जो ये नारद स्मृति की बात की गई थी ये सब चीजें उसमें आ जाती है। तो हम इसके आइडियोलॉजीज में देखें कि इसमें जो इनहेरिटेंस का जो राइट था वो ब्लड रिलेशन है, मतलब फादर फादर की प्रॉपर्टी उसके सन को ही जाएगी। ठीक है, मतलब ब्लड लाइन में चले आ रहे कि बेटे की प्रॉपर्टी उसके बेटे को दी जाएगी फिर उसके बेटे को दी जाएगी, तो एक चला आ रहा है मतलब सन
ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ये कोपासनरी है। जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही उनका प्रॉपर्टी में राइट आ जाता है कि ये जैसे आज कोई पर्टिकुलर ए का कोई बेटा पैदा हुआ, बी, तो बी के पास बाय बर्थ ही राइट आ गया कि जो ए की प्रॉपर्टी है ना उसके पास राइट है। तो ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, मतलब फादर की लाइफ टाइम में भी क्लेम कर सकता है कि अब मैं 18 साल का हो गया हूँ या समथिंग, तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। वही ये डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवलशिप की बात करता है मिताक्षरा स्कूल। तो इसमें क्या है, इसमें ये होता है, ये आजकल वैसे बैन हो चुका है पर समझने के लिए, क्योंकि पूछ सकते हैं ऐसे एग्जाम में कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवलशिप ये था कि, इसको यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है, ए की एक डॉटर है बी और उसकी वाइफ है, ठीक है, ए का कोई बेटा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता था, ए की प्रॉपर्टी बी को नहीं जाती थी ना, मतलब उसकी डॉटर को भी नहीं जाती थी ना उसकी वाइफ को जाती थी। ए की प्रॉपर्टी किसी मेल डोमिनेंट मेंबर को चली जाती थी इनकी फैमिली के। फॉर एग्जाम्पल अगर ए का भाई है तो ए के भाई को चले जाएगी, ए के भाई के बच्चों को चले जाएगी, अगर वो उसका भाई के बच्चों में कोई लड़का है तो मतलब ये मेल डोमिनेंसी में था कि मेल ही मेंबर को प्रॉपर्टी दी जाएगी, कोई फीमेल मेंबर को प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवलशिप ये बात करता है। तो इसमें फीमेल्स को एक्सक्लूड किया जाता था। पर 2005 में जो अमेंडमेंट आया उसमें फीमेल्स को राइट दिया गया कोपार्सरी बनने का, मतलब उसको भी राइट दिया गया प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का अपनी फादर की। और ये इसके सब स्कूल कौन कौन से है मिताक्षरा के, इसको बस ऐसे याद करने के लिए, बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र और द्रविड़, ये दोबारा से लिखा गया है। वही अगर हम दया भागा स्कूल की आइडियोलॉजीज और प्रिंसिपल समझे कि दया भागा स्कूल क्या बोलता था, तो दया भागा स्कूल जिमित वाहन के उस पे बेस्ड था, जिमित वाहन ने लिखी थी डाइजेस्ट। ये थोड़ा लिबरल था, मतलब ये रिफॉर्मिस्ट टाइप था, यहाँ पे मतलब राइट्स मिलते थे वुमेन्स को भी। जैसे हमने वहां देखा कि अगर एक का बेटा है तो एक ही प्रॉपर्टी उसके बेटे को मिल जाती, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, ब्लड लाइन फॉलो नहीं करते थे। यहाँ पे ऐसा था कि जैसे अगर ए है, ए का बेटा है बी, वही इसका भाई है सी और उसका भी बेटा है डी मान लो। पर ए जो बी है ना उसने अपने फादर की कोई रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करे, कोई सेरेमनी परफॉर्म नहीं करी, कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल सेवा नहीं करी, कोई मतलब उसकी केयर नहीं करी। पर वही जो उसके भाई का बेटा था डी, वो एक ही काफी सेवा करता था, उसकी मतलब उसका मेंटेनेंस देखना, सब चीजें देखना और उसकी हेल्प, मतलब हर चीजें, रिचुअल, सेरेमनी, सारी चीजें वो परफॉर्म करी है उसने ये की। तो यहाँ पे ये वाली चीजें फॉलो होती थी, स्पिरिचुअल बेनिफिट की बात की गई थी। तो यहाँ पे ए की प्रॉपर्टी हम बी को नहीं दे देते, हम यहाँ पे ए की प्रॉपर्टी बी को देते हैं। क्यों? क्योंकि रिचुअल्स उसने परफॉर्म करे, उसने उसको मेंटेन करा, उसने उसकी केयर करी, उसने उसकी सारी सेरेमनीज परफॉर्म करी। तो यहाँ पे ब्लड लाइन वाला जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वही यहाँ पे कोपार्सनरी बाय बर्थ नहीं हो जाता था, मतलब आज अगर एक और बेटा पैदा होता है तो मतलब पैदा होते से ही उसके पास प्रॉपर्टी का राइट नहीं आ जाता था। यहाँ पे जब फादर की डेथ हो जाती थी उसके बाद उसके बेटे का राइट बनता था उसकी प्रॉपर्टी में, फादर की प्रॉपर्टी में। और विडोज के पास राइट, यहाँ पे हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवलशिप देखा कि अगर कोई मेल की बेटी है या उसकी वाइफ है तो उनको प्रॉपर्टी ना मिलके उसके भाई के बेटे को चले जाती थी, क्योंकि मेल डोमिनेंसी वाली बात होती थी। पर यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे अगर ए है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके वाइफ को चले जाती है, मतलब विडो इनहेरिट कर सकती है यहाँ पे प्रॉपर्टी और पार्टीशन भी डिमांड कर सकती है। तो ये थोड़ा लिबरल था और मॉरल है। किसके कंपैरिजन? मिताक्षरा, क्योंकि मिताक्षरा थोड़ा रिजिड बातें करता है, ऑर्थोडॉक्स बातें करता है। आजकल के बच्चों, अगर आजकल की लड़कियों जो फेमिनिस्ट फॉलो करती, अगर वो ये सुन ले तो वो तो बोले अरे ये तो कितना गलत चीज है। तो ये सब चीजें हटाई गई, मतलब दया भागा में ये सब चीजें बात नहीं कही जाती थी, ऑर्थोडॉक्स चीजें नहीं फॉलो की जाती थी। पर जो मिताक्षरा है ना वो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है, मतलब सारे, मतलब इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है सब तो मिताक्षरा अप्लाई होता है एक्सेप्ट बंगाल एंड असम, क्योंकि बंगाल और असम में क्या अप्लाई होता है? दया भागा स्कूल, वो लोग दया भागा स्कूल फॉलो करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई। ये है हमारे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। इसका फटाक से क्विक डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि मतलब ये एग्जाम में आएगा नहीं डिफरेंस की क्या डिफरेंस है,
पर अगर हम एक बार डिफरेंस देख लेंगे ना तो क्लियरिटी आ जाएगी। क्योंकि अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें इस पे क्वेश्चन पूछा गया है मिताक्षरा और दया भागा पे, कि पर्टिकुलर एक कोई सा कॉन्सेप्ट दे दिया कि इसको मिताक्षरा स्कूल में कैसे फॉलो किया जाता है। तो इसलिए अगर डिफरेंस देख लेंगे ना तो माइंड मैप बन जाएगा दिमाग में कि अच्छा इस चीज में, इस स्कूल में ये चीज की गई थी, या इस चीज की बात करते हैं, और इस स्कूल में इस चीज की बात करते हैं। तो मिताक्षरा स्कूल है ना, जो ये मिताक्षरा स्कूल है ना, इसमें ब्लड लाइन की बात करते हैं, हमने देखा। अगर इनहेरिटेंस की बात आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ, और यहाँ पे स्पिरिचुअल और रिलीजियस एफिशिएंसी की बात करते हैं। वही अगर हम कोपार्सनरी में देखें तो इनके पास बाय बर्थ राइट आ जाता है, बाय बर्थ ही कोपार्सनरी बन जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, फादर्स की डेथ के बाद बनते हैं। यहाँ पे अगर राइट टू पार्टीशन, यहाँ पे कभी भी पार्टीशन कर लेते हैं ये लोग, मतलब फादर के जीवित रहते काल पे भी ये लोग पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। वही दया भागा में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दया भागा में आप पार्टीशन तभी क्लेम कर सकते हो जब फादर की डेथ हो चुकी है। ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ फादर आप पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकते। फीमेल्स राइट की बात की गई है कि फीमेल्स राइट के बेसिस पे देखे जाए तो यहाँ पे कोई राइट नहीं दे, पर आफ्टर 2005 के अमेंडमेंट इसमें भी राइट्स मिल गए हैं फीमेल्स को, पर पहले नहीं थे। पूछना आप अपने कभी मम्मी या दादी से कि उनके पास उस टाइम राइट था या नहीं था कि उनके फादर की प्रॉपर्टी में, तो उस टाइम तक नहीं थे, पर 2005 के बाद इसमें राइट्स मिल गए। वही यहाँ पे पहले से ही राइट्स थे, पहले से ही विडोज, मतलब हस्बैंड की डेथ के बाद विडोज को राइट था प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का और पार्टीशन क्लेम करने का। अगर डॉक्ट्रिनाइन देखे तो इस पर डॉक्ट्रिनाइन ऑफ सर्वाइवरशिप फॉलो की जाती, यहाँ पे कोई ऐसी डॉक्ट्रिनाइन सर्वाइवरशिप फॉलो नहीं की जाती। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसा मैंने बताया था ना कि फादर मतलब एक पर्टिकुलर मेल है और उसकी कोई डॉटर है और वाइफ है, तो उनको प्रॉपर्टी ना देके मेल डोमिनेंसी वाली बात की जाती थी कि उसके भाई के बेटे को प्रॉपर्टी मिल जाती। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। विडोज के पास राइट है सक्सीड करने का प्रॉपर्टी। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उनका कोई बच्चा नहीं है तो विडो भी उसकी प्रॉपर्टी ले सकती है। तो ये हमने डिफरेंस इजीली समझ पाए। आप अब इजीली याद रख पाओगे कि अच्छा मिताक्षरा क्या कहता है और दया भागा क्या कहता है। यही होता है एक बार डिफरेंस को टेबल में समझने का, क्योंकि ये एक माइंड मैप जैसा बन जाता है ना, या अच्छा ये चीज वहां ऐसे लिखी थी, मैम ने ऐसा बताया था। तो ये सब चीजें आप एज इट इज इसको पढ़ लो तो ये चीजें याद रहेंगी। क्योंकि यूजीसी नेट का जो पेपर है ना, वो ऑलमोस्ट ये सब चीजें ऐसे ही पूछता है। हम जितना समझ रहे हैं वो ठीक है, समझ के हर चीज हो जाएगी, पर समझ के हमें याद भी करना है। क्योंकि ये जो पूछ लेंगे मिताक्षरा स्कूल किस मतलब किसके फाउंडर कौन है, वही पूछ लेंगे दया भागे के फाउंडर कौन। जैसे मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर चीजें कीवर्ड्स हमें याद रखना है, क्योंकि पेपर बहुत बार ऐसे ही आता है, क्रोनोलॉजी के बेसिस पे आ जाएगा कि सबसे पहला सोर्स कौन सा था। वही अगर हम देखा जाए तो पूछ लेंगे कि पर्टिकुलर केस लॉ में क्या कहा गया था। तो ये सब चीजें याद रखनी है, और जितना हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को उतनी जल्दी हम याद कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे ही याद करने लगे, ऐसे रट्टाफिकेशन करने लगे, तो हम कभी याद नहीं कर पाएंगे। तो ये आज की हमारी क्लास इतना ओवर होती है। पर अभी रुकिए, अभी हमें कहीं नहीं जाना है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, हम अपनी नॉलेज टेस्ट करेंगे कि हमने क्या पढ़ा और हम कितना आंसर कर पा रहे हैं। तो चले टेस्ट करें अपनी नॉलेज। ये क्वेश्चंस में पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लेके आई हूँ। एग्जाम मतलब एग्जाम से ही निकाले। चलो इनको सॉल्व करते हैं, जिससे आप सबकी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी कि कितना आपको याद रहा और कितना समझ आया। इन गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, क्या हेल्ड किया था? ऑप्शन है हमारे पास, किंग इज अ सुप्रीम ओवर धर्मा। सेकेंड ऑप्शन है, इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक हिंदू लॉ जज में अप्लाई जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइज। वही थर्ड ऑप्शन है, स्मृति ओवरराइड प्रेसिडेंट। फोर्थ ऑप्शन है, कस्टम नीड नॉट टू बी रीजनेबल। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? जस्ट अभी पढ़ा है हमने ये केस लॉ, और हमने इसको बहुत मतलब ऐसे थोड़ा समझ के पढ़ा है, तो जल्दी बताओ। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आंसर मार्क भी कर दिया होगा कि हमारा जो आंसर है इसका बी। बी हमारा कहता है कि जब कोई हिंदू लॉ किसी पर्टिकुलर एरिया पे बात नहीं कर रहा है,
तो जो हमारे जज होंगे वो उसको कैसे आंसर करेंगे या कैसे उस जजमेंट को जज करेंगे और कैसे अपना प्रेसिडेंट देंगे, थ्रू इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसर्न्स। ठीक है, वेरी गुड, जिसने भी आंसर सही मार्क करा है वेरी गुड। अब हम सेकंड देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल द राइट टू प्रॉपर्टी अराइज। अभी जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में देखा है कि मिताक्षरा स्कूल में राइट टू प्रॉपर्टी कब अराइज होता है, फटाक से बताओ। ऑन फादर्स डेथ, ऑन पार्टीशन, बाय बर्थ या बाय मैरिज। चलिए, जिस आधे लोगों ने तो मार्क भी कर दिया होगा, इसका आंसर सही है बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब इसमें जन्म से ही इसके पास राइट आ जाता है एक पर्टिकुलर चाइल्ड के पास कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर पाएगा। ऑन फादर्स डेथ पे कौन सा स्कूल था, दया भागा। दया भागा में ऐसा होता है कि आफ्टर फादर डेथ उसके पास राइट आता है कि वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करे। वही मिताक्षरा में बाय बर्थ आ जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो और देख लेते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने बताया था क्रोनोलॉजी बहुत फेवरेट टाइप है यूजीसी नेट का, कि वो क्रोनोलॉजी में बहुत चीजें पूछेगा, काफी चीजें पूछेगा। तो हमें क्रोनोलॉजी मतलब हमें ऐसे याद करके चलना है कि पहले हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था। मतलब ऐसे अगर सोर्स वगैरह पढ़ रहे हैं या पर्टिकुलर केस लॉज में भी बहुत क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। ये हमने इतनी बार रिवाइज कर लिया पूरी क्लास में, तो आई होप ये आंसर आप लोग ने मार्क कर दिया होगा अभी तक कि सबसे पहला सोर्स कौन सा था। सबसे पहला था हमारा श्रुति। जो भी हमने सुना वो हमने एज अ सोर्स ऑफ लॉ माना, जो गॉड ने हमें बताया। दूसरा था स्मृति, जितना याद रहा उन्हें, जितना जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया और जितना उनको याद रहा उनने एक सोर्स स्मृति बनाई, स्मरण जितना भी रिमेम्बर था वो एज अ सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया। वही थर्ड हमारा आएगा कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। तो ये श्रुति और स्मृति को कंपाइल वर्जन करके एक कमेंट्री और डाइजेस्ट आए। फोर्थ हमारा था कस्टम, जहां ये सब चीजें बात नहीं कर रही है श्रुति स्मृति या कमेंट्रीज या डाइजेस्ट कुछ नहीं है, तो वहां लोकल कस्टम दिखेगा या पर्टिकुलर कम्युनिटी में क्या कस्टम फॉलो की, तो उसे हमने एज अ सोर्स ट्रीट किया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। अब नहीं, 2 2 1 3 4, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको अच्छी लगी क्लास, सबने एंजॉय करा। ये हमारी पहली क्लास थी। अब हम ऐसे ही 1 बाय 1 सारे टॉपिक कवर करते जाएंगे। शायद हम नेक्स्ट क्लास में हम हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह से स्टार्ट करेंगे कि अब जैसे हमने सोर्स समझ लिया, हमारा मतलब इंट्रोडक्टरी क्लास थी प्लस ये बेसिक मतलब पहला था कि सोर्स क्या होंगे, बाकी चीजें क्या होंगी। तो ऐसे ही आप जुड़े रहो, हमें दिसंबर वाला पेपर इजीली क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए बहुत क्रिस्प चीजें लेके आऊंगी, जो एग्जाम को एनालाइज करके ही लेके आ रही हूँ कि जो चीज आपको पूछी जा सकती है, जिसके चांसेस ज्यादा है। फालतू चीजों मतलब पढ़ के अपन यहाँ हर चीज नहीं पढ़ेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।